हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ शोवर। आज आरबीआई के टॉपिक में हम बात करेंगे कि आरबीआई की हिस्ट्री और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स और डेट्स के बारे में। अगर हम आरबीआई की बात करेंगे, आरबीआई हमारे एक कंट्री का एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम अगर इसे कहेंगे, जो हमारी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम कंट्रोल, प्रमोट, सुपरवाइज, डेवलप और प्लान करता है। अगर हम बात करें, हर किसी एक कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है जो उस कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम मैनेज करता है। हमारी कंट्री में भी कौन सेंट्रल बैंक है? आरबीआई। अगर हम आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में बात करें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हर किसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरबीआई का जो सेटअप, जो इसकी रिकमेंड किया था, रिकमेंडेशन दी थी रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी फाइनेंस, जिसको हम हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं। हिल्टन यंग कमीशन इस कमीशन का और एक नाम है। तो रिकमेंड कब किया था? 1926 में। एक इम्पॉर्टेंट डेट है आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद 1934 में एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट। इसी आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था। एस्टैब्लिश कहाँ किया गया था? कोलकाता में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर, फर्स्ट हेडक्वार्टर अगर हम कहेंगे, वो कहाँ पे था? कोलकाता में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम बात करें 1937 की, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 1937 में, इसमें आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई शिफ्ट किया गया था परमानेंटली। कहाँ पे? मुंबई में, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। और 1937 में जब इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट किया गया, और बात करें हम आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की, वो है ओसबॉर्न स्मिथ। क्योंकि अगर हम ऐसे रिलेट भी करेंगे, आरबीआई को जब एस्टैब्लिश 1935 में किया गया था, तो उस टाइम ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी यहाँ पे। तो ओसबॉर्न स्मिथ क्या थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो 1943 और एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इसमें फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई बने थे। कौन? सीडी देशमुख, जिसे हर कोई जानता है, हर किसी को याद है। सीडी मतलब चिंतामणि दवारकनाथ देशमुख। और 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई शिफ्ट किया गया था। और 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हुआ था। कब? 1 जनवरी 1949। और नेशनलाइजेशन किसने की थी? नेशनलाइजेशन की थी आरबीआई की किसने? इंदिरा गांधी ने। और उस टाइम में और बैंक्स की नेशनलाइजेशन की थी किसने? इंदिरा गांधी ने। एक तो है 1969 इम्पॉर्टेंट डेट बैंक्स के रिगार्डिंग। 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, उसमें डिपॉजिट कितना था? 50 करोड़। और 1980 में और 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, उसमें डिपॉजिट कितना था? 200 करोड़। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर किसी देश का, हर किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है, या हर किसी इंस्टीट्यूट का। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल में, हर किसी का फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन आरबीआई का क्या था? 1 जुलाई टू 30 जून। जुलाई टू जून था आरबीआई का क्या? फाइनेंशियल ईयर। और 2020 और 2021 में एक ट्रांजिशन आया था आरबीआई में, सबसे बड़ा ट्रांजिशन अगर हम कहेंगे, जिसका अकाउंटिंग ईयर चेंज किया गया था जुलाई जून से अप्रैल मार्च। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर चेंज किया गया था आरबीआई का। कब? 2020 और 2021 में। इसी बीच इसका फाइनेंशियल ईयर चेंज गया था। इसके आगे जो भी आरबीआई का कुछ भी नोटिफिकेशन आती है, कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इशू करते हैं, वो किसके रिगार्डिंग करते हैं? फाइनेंशियल ईयर कौन सा? जो सबका है अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आरबीआई को हम
लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट को कहीं से भी लोन ना मिले, किसके लिए, डिपॉजिट फाइनेंसिंग के लिए, तो प्रोवाइड कौन करता है, आरबीआई। और आरबीआई को हम क्या कहते हैं, बैंकर्स बैंक या गवर्नमेंट बैंक, क्योंकि जो भी कंट्री में बैंक है उनको किसके अंडर काम करना पड़ता है, आरबीआई के अंडर। या हम ऐसे कहेंगे कि आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैंडल करता है। इसी को हम कहेंगे क्या, गवर्नमेंट बैंक, किसको, आरबीआई को। और अगर हम बात करें फर्स्ट डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई की, वो कौन थी, केजे उदेशी। और अगर हम ये भी बात करेंगे कि ओनली पीएम, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली पीएम जो गवर्नर रहे हैं किसके, आरबीआई के, वो कौन है, मनमोहन सिंह जी। और हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ लोगो होता है या कुछ एम्बलम होता है। तो आरबीआई का क्या है, पाम ट्री एंड ए टाइगर। टाइगर क्यों है, क्योंकि इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। और ये पॉइंट अगर हम देखेंगे आरबीआई की वेबसाइट से, वहाँ पे लिखा है कि टाइगर, लाइन से टाइगर चेंज किया गया था क्या, इसका एम्बलम। और आरबीआई जो है, जो सेंट्रल बैंक अकाउंट्स है वो मेंटेन किस में होते हैं, उसको बोलते हैं इक्विबेर सिस्टम, इक्विबेर सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम। प्राइमरी अकाउंट जो मैनेज होते हैं सेंट्रल अकाउंट सिस्टम कहाँ पे, आरबीआई नागपुर में, आरबीआई नागपुर। और अगर हम बात करेंगे मनी ट्रांसफ़र की, जो मनी ट्रांसफ़र ऑप्शंस होते हैं, आरबीआई रेगुलेट करता है मनी ट्रांसफ़र बैंक्स के दरमियान किससे, उसको बोलते हैं बीपीएसएस, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। थोड़ा अजीब सा लग रहा है इसकी जो इस एब्रिविएशन की फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अगर फंड ट्रांसफ़र जो होते हैं वो किसके अंडर आते हैं, पीएसएस एक्ट 2007 में आया था। इसको क्या कहते हैं, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। और 3 और मेन ट्रांसफ़र ऑप्शंस आते हैं जो आरबीआई के अंडर आते हैं, वो कौन है, आरटीजीएस, नेफ्ट और आईएमपीएस। आरटीजीएस क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये कब आया था, ये आया था 2004 में। डेवलप और इम्प्लीमेंट किया था इसको किसने, आरबीआई ने ही, आरबीआई ने। इसमें मिनिमम अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दैट इज़ 2 लाख रुपीज़। मिनिमम अमाउंट जो ट्रांसफ़र करते हैं आरटीजीएस में वो कितना है, 2 लाख रुपीज़। और अगर हम बात करेंगे नेफ्ट की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये 2005 में आरबीआई ने डेवलप और इम्प्लीमेंट किया था। इसमें मिनिमम 1 रुपी और मैक्सिमम 25 लैक्स, लेकिन 25 लैक्स कैसे, 50,000 ट्रांजैक्शन, 50,000 पर ट्रांजैक्शन। जो अमाउंट ट्रांजैक्शन लिमिट है वो कितना है, 50,000। और फिर है आईएमपीएस, दैट इज़ इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और आरबीआई की और एक वो नकली नोट पॉलिसी आई थी, वो आई थी 1999 में। और सिक्योरिटीज़ एपलेट ट्रिब्यूनल 1992 में आया था। सॉरी, यहाँ पे डेट थोड़े मिलते जुलते हैं, 1992 में आया था। और अगर हम बात करेंगे, वो नीचे मैंने लिखा है उसकी, अगर हम कॉइन मिंटिंग इश्यूज़ के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोल अथॉरिटी है किसकी, मिंट कॉइन्स करने की। और ये किसके अंडर आते हैं, कॉइनेज एक्ट
1906 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 जगह पे कॉइन्स मिंट करता है। एक तो मुंबई, दूसरा कोलकाता में कहाँ पे, अलीपुर में, और हैदराबाद में 2 जगह मिंट किए जाते हैं। एक तो सैफाबाद, दूसरा चिरापली, और नोएडा में। नोएडा कहाँ पड़ता है, यूपी में। अगर हम करेंसी नोट्स के बारे में बात करें तो करेंसी नोट्स हैंडल कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। जो हेड होता है चीफ जनरल मैनेजर, किसका हेड होता है, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है, एक करेंसी रिसीव करता है 4 करेंसी प्रिंटिंग प्रेस से। 4 करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस है किसमें, इंडियन गवर्नमेंट में। और 2 हैंडल करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 2 ओन करता है कौन, आरबीआई। और आरबीआई ओन कैसे करता है, भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड के अंडर 2 प्रिंटिंग प्रेसेस को ओन करता है कौन, आरबीआई। और जो गवर्नमेंट ओन्ड प्रिंटिंग प्रेसेस है वो है कहाँ पे, नासिक वेस्टर्न इंडिया में, और देवास सेंट्रल इंडिया में। और जो अदर 2 जो आरबीआई के हैं वो कहाँ पे, मैसूर साउदर्न में, और सेल्बनी ईस्टर्न में। और अगर हम बात करें जो भी आरबीआई का कौन एम्प्लॉई हायर करता है उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, आरबीएससी, कहाँ पे, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज। एक एपेक्स कॉलेज है कहाँ पे, चेन्नई में, एस्टेब्लिश कब किया गया था, 3 जुलाई 1963 में। यही ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है किसको, जो आरबीआई के नए एम्प्लॉयज़ हायर होते हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कौन करता है, आरबीएससी, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज। तो अगर प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर की बात करें वो कौन है, शक्तिकांत दास जी। ये 25th आरबीआई गवर्नर है, और ये लास्ट ईयर रीअपॉइंट हुए थे। आरबीआई के गवर्नर की टेन्योर 5 ईयर्स होती थी, लेकिन अब कितना है, 3 ईयर्स। आरबीआई के गवर्नर की टेन्योर कितना है, 3 ईयर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आरबीआई टॉपिक। और अगर आरबीआई टॉपिक में आपको कुछ और जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आरबीआई टॉपिक में आपको कौन सा पोर्शन कवर करना है या कौन सा टॉपिक कवर करना है। और मैथ्स का एमसीक्यू सीरीज़ भी आ रहा है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे, तो ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले जो हर कोई लेक्चर हो आपको पहले पता चल जाए। थैंक यू।